Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is from the Digital Personal Data Protection Act of 2023. So ये न्यूज़ में है बिकॉज इसके रूल्स जो हैं आर आउट। आपको पता है कोई देखो, आपको पता ही होगा जैसे पहले आपका जैसे बिल है ना, फिर आपका एक्ट, तो एक्ट तो बन गया, उसके बाद उस एक्ट के अंडर रूल्स अनाउंस होते हैं, फिर वो एक्ट आपका अप्लाई होना शुरू होता है ना, इन्फोर्स होना। तो ये आपको पता है ना, रूल्स बनाने के लिए एक्ट आपका एक्ट की बैकिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये 2023 में लाया गया था, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। बट इसकी खास बात क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, मतलब कि जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, जब हम बात करते हैं डिजिटल डेटा की, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन, तो आपको पता है कैसे हम सोशल मीडिया के ज़माने में या आधार से रिलेटेड चीज़ें या ऑनलाइन की दुनिया में हम कैसे होते हैं, हमारा एड्रेस से लेके आधार नंबर से लेके सब चीज़ें कैसी होती हैं, साइट्स के पास ऑलमोस्ट होती हैं। एंड द थिंग इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा प्रोटेक्शन, है ना, तो होता क्या है कि ये सारा डेटा वो किसी को सेल ना करें, मिसयूज़ ना करें, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जो काफ़ी सारे केसेस देखे जाते हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे जो फ़ोन नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, हमारा जो ईमेल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, जिससे फिर हमें कोई भी प्रमोशनल मेल्स, ये सब चीज़ें, तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो अब इसमें क्या है कि इन रूल्स के अंडर मेनली फोकस है कि कैसे हम डेटा को प्रोटेक्ट करें, डिजिटल डेटा जो भी इंडियन सिटीजन्स का है। पहले तो वो ऑफशोर ना जाए, है ना। और दूसरी बात क्या है कि अगर कोई ऑफशोर फर्म्स भी हैं तो वो यहाँ पे अपने डेटा स्टोरेज सेंटर खोलें, है ना, जहाँ पे वो फिर डेटा ऑफिसर रखें जिसके सुपरविजन में डेटा आपका स्टोर होगा, ये सारी चीज़ें। तो इट सिंपली रिक्वायर्स फर्म्स टू सेफगार्ड डिजिटल डेटा ऑफ इंडियन सिटीजन्स, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द DPDP डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 वीकन्स द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। अब देखो ध्यान से, जब हम बात करते हैं, अगर मैं इशू बेस्ड डिस्कशन करूं, तो एक तरफ होता है हमारा राइट टू प्रिवेसी, जो आपने पढ़ा होगा KS पुट्टास्वामी केस जो था आपका, उसमें राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडामेंटल राइट के अंडर, किसके अंडर, आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके अंडर रखा है। तो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन, जो आपका इम्प्लाइड राइट है अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। आपको पता है कि जब तक, देखो, आप अपना एक्सप्रेशन कब देंगे, आप स्पीच कब देंगे, जब आपके पास किसी इशू पे इन्फो होगी, तो आप इन्फो मांग सकते हैं, फिर अपने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर ऐसे देखा जाए, है ना। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपके पास इन्फो नहीं होगी, आप उस इशू पे आप क्या नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो एक तरफ होता है राइट टू प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 21 में, एक तरफ राइट टू इन्फो जो कि आर्टिकल 19 में है, 1A मतलब जो भी, है ना। तो इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज एक तरफ बोल रहे हैं कि किसी की प्राइवेसी को आप सिक्योर करें, एक तरफ बोल रहे हैं कि आप किसी से इन्फो निकलवाएं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। तो दोनों में एक बैलेंस बिठाना बहुत मतलब एक बड़ी डिमांड है। अब मुझे ये बताओ, हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है ना, ये सारी चीज़ें हम पूछ सकते हैं और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, ठीक है। लेकिन अब जब ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कहीं ना कहीं इसको वीक कर देगा, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है या कुछ भी है, तो भी यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं होती टू डिस्क्लोज पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस एक्ट के हिसाब से, कि जो डेटा अथॉरिटी हैं उनको ज़रूरी नहीं कि वो पर्सनल, क्योंकि आपको यहाँ पे ये एक्ट का क्या है, डेटा प्रोटेक्शन ना, तो वो ऑब्लिगेशन रिमूव कर देता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप रिवील करें ना करें, तो आपका फर्म जो है वो, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पर्सनल इन्फो डिस्क्लोज करने की, इवन इफ द पब्लिक इंटरेस्ट सीम्स टू बी हायर, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इशू बेस्ड, इसमें कोई MCQ जैसा नहीं था, बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज टैगफ्लेशन। अब वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, देखो आपने इन्फ्लेशन पढ़ा है, महंगाई, है ना। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, सिंपली देखो, नॉर्मल केसेस में हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, फिलिप्स कर्व, ठीक है। आपका अनएम्प्लॉयमेंट और, जैसे अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन, इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़े, ठीक है, तो भी आपका ग्रोथ ना हो, ग्रोथ
ना हो, उसको बोलते हैं कि आपका परसिस्टेंट हाई प्राइसेस हैं लेकिन ग्रोथ कुछ नहीं हो रही। तो ये होता कब है? मतलब अगर मैं बात करूँ स्टैगफ्लेशन की, कॉमन सेंस है, देखो नॉर्मल सिनेरियो में तो ये होता है, लेकिन ऐसा कब हो सकता है कि इन्फ्लेशन भी बहुत है लेकिन ग्रोथ भी नहीं हो रही? तो ऐसा तब होता है जनरली, जो आपने सुना होगा सप्लाई शॉक वाली इन्फ्लेशन होती है, सप्लाई शॉक, है ना। और काफ़ी सारे मतलब अलग फैक्टर्स भी होते हैं, बट मेजरली जितना हमें पता होना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, एक तरह से सडन अगर फॉल बैक आ जाए सप्लाई ऑफ एनी लाइक कमोडिटी, तो उससे क्या हो जाता है, शार्प राइज हो जाता है। जैसे आप ऑयल प्राइसेस देखते हैं ना, ऑयल प्राइसेस में आए दिन ये होता रहता है कई बार। होता क्या, अगर सप्लाई एकदम से सप्लाई चेन डिस्टरप्ट हो जाए तो कॉस्ट क्या हो जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, कंज्यूमर्स के लिए प्राइस भी हाई हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ आता है। लेकिन इसका क्या हो जाता है कि इसकी वजह से कंज्यूमर डिमांड कम हो जाती है। जब आपका सप्लाई शॉक होगा तो कंज्यूमर डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज प्राइसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या करेंगे, बिजनेस क्या करेंगे, प्रोडक्शन थोड़ा बहुत कम कर देंगे, ले ऑफ कर देंगे वर्कर्स को, है ना। इससे क्या हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हाई हो जाएगी, है ना। ये आपको बेसिक सी चीज़ है, मैंने तो शायद ज़्यादा डिटेल में ही बता दिया, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, फिलिप्स कर्व को फॉलो नहीं करता, इट इज़ नो ग्रोथ प्लस हाई इन्फ्लेशन, जैसे सप्लाई शॉक, है ना, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से। नेक्स्ट इज रेपो रेट। रेपो रेट आपने पढ़ा होगा बेसिक इकोनॉमी। रेपो रेट वो रेट होता है, वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे आरबीआई आपका बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है, या मनी जो है वो देता है इन रिटर्न फॉर आपका, जैसे मैं बात करूं, सिक्योरिटीज। ठीक है, तो होता क्या है कि आप मनी देंगे, सिक्योरिटीज़ आप प्लेज करते हैं, मतलब जो आपका कमर्शियल बैंक होते हैं वो, है ना। तो होता क्या है, सिक्योरिटीज़ मैंने बेची, उसके बदले मुझे लोन मिला। अब लोन पे जो इंटरेस्ट होगा, मान लो 4%, दैट इज़ योर रेपो रेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रीपरचेज। क्या होता है, रीपरचेज ऑप्शन। अब मुझे ये बताओ, इसका मतलब क्या हुआ कि रीपरचेज, बैंक्स आप सिक्योरिटीज़ देते हैं आरबीआई को, बदले में, मतलब प्लेज करने के बदले में मनी मिलती है आरबीआई से और इंटरेस्ट रेट पे। और बैंक्स क्या बोलते हैं कि मैं कुछ टाइम बाद वो सिक्योरिटी आपसे रीपरचेज कर लूँगा, वापस खरीद लूँगा। और ख़रीद लेंगे मतलब कि खरीदने के लिए पैसे देंगे, और वो पैसा क्या होगा, ये जो मनी ली हुई है इसको लौटा देंगे विद इंटरेस्ट, है ना। तो ये कॉमन सेंस है, मतलब इतना कोई टफ इशू नहीं होता है। रेपो रेट इज़ वेरी सिंपल, आप सिंपली बोल सकते हैं आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को मनी लेंड करता है। बट ये फैक्टर पता होना चाहिए कि कैसे सिक्योरिटी प्लेज होती है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और फिर इसमें आपको पता होगा एलएएफ। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको पता है। सबसे पहले एलएएफ की फुल फॉर्म बताइए। एलएएफ क्या होता है, एलएएफ आपका कुछ ऐसा होता है जिसमें एक कॉरिडोर की तरह, है ना। मतलब आपका जैसे अगर मैं बात करूँ कि लोन लेने के कई सारे तरीके होते हैं, तो इसमें आपका एसडीएफ होता है, एमएसएफ होता है। ठीक है, मुझे बस ये बताइए कि इस इसको एक कॉरिडोर बोलते हैं, इस कॉरिडोर का जो अपर सीलिंग होती है और लोअर फ्लोरिंग होती है, उसके बीच में कितने बेस पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, बस ये बताइए आप एमसीक्यू में, है ना। तो ठीक है, मतलब ऑप्शन कमेंट सेक्शन में। तो ये तो सिंपल है, रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट इज CRZ 1। ठीक है, CRZ 1 कोस्टल रेगुलेशन जोन, है ना, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। जो आपका CRZ 1 होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें आपका मैंग्रोव्स, कोस्टल मैंग्रोव्स, है ना, कोरल रीप्स, है ना, और नेस्टिंग ग्राउंड्स फॉर बर्ड्स, और लाइक टर्टल्स, है ना। फिर इसमें आपका ये होती है, जो भी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, जो भी ये कोस्टल जोन्स में होंगे। ठीक है, तो ये सब इंक्लूडेड होता है। इसका मतलब क्या है, अब होता क्या है कि इनको ना एक्स्ट्रा, मतलब कि बहुत हाई प्रोटेक्शन दी जाती है। तो उससे क्या जाता है कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड होता है। वैसे तो होता ही नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका सारे ही मुझे सही दिख रहे हैं, तो ये हो गया, है ना, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कैसे है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज और एरियाज ऑफ मैक्सिमम प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, है ना। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स आपको पता है, ठीक है, ऑप्शन में बताइए स्ट्रेट क्या होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ मैपिंग हॉर्मुज स्ट्रेट। देखिए आपको पता होगा, जब आप यहाँ जाते हैं एशिया की तरफ, तो आपको एक ऐसे दिखता है, एक यहाँ पे, फिर एक नीचे जाके फिर यहाँ पे दिखता है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, देखो सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, हॉर्मुज, ठीक है, तो ये नैरो वाटर पैसेज है। अब किस किस के बीच में, जैसे मान लो यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे, तो ये होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
तो यहाँ पे क्या है, ये आपका पर्शिया मतलब कि ईरान, ठीक है। तो ये क्या है, पर्शियन गल्फ है, ठीक है। और यहाँ पे ओमान होता है पॉइंटिंग पे, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। तो ये जो नैरो पैसेज है इन दो चैनल्स को कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जस्ट नीचे यहाँ से जाते हैं तो यहाँ भी एक स्ट्रेट आती है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता ही होगा रेड सी वगैरह। तो ये जो स्ट्रेट होती है, ये जो स्ट्रेट होती है, इसको बोलते हैं बाबल मंडप स्ट्रेट। बस मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ऑप्शन में बताइए बाबल मंडप स्ट्रेट किन दो वाटर चैनल्स के बीच में जो यहाँ पे होंगी, है ना। तो ये आपको बताना है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। आपका एक तो रेड सी तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, यहाँ पे जो होगा उसका बताना है आपने। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता होना चाहिए, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ के बीच में, है ना। नेक्स्ट इज अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। प्योर स्टेट में आपका ये वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। खास बात क्या है, इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरी खास बात क्या है, आपको अगर मैं बात करूं तो ये आपका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यूज़ होता है इन फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर, है ना। नेक्स्ट आपका कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है एक्सप्लोसिव्स और ये सब कंट्रोल ब्लास्टिंग जब आप करते हैं, जब आप माइनिंग और ये एक्सट्रैक्शन एंड ऑल की बात करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सप्लोसिव में तो यूज़ हुआ ही हुआ, मतलब प्योर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल अलोंग बात कर रहा हूँ, है ना। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ NH4NO3 इज़ अ वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट। अच्छा मैं आपको बता दे रहा हूँ आज से आप याद रख सकते हैं बेसिक केमिस्ट्री, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्यूबल। आपकी दुनिया में कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट दिखता है तो इट विल बी वाटर सॉल्यूबल। गलती से अगर पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रेट सॉल्ट्स मतलब कि मैं अगर बात करूं NO3 माइनस, दिस इज योर नाइट्रेट आयन। तो जहां भी ऐसे नाइट्रेट लगा होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं आपका वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। सो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी खास बात क्या है, ये प्योर स्टेट में एक्सप्लोसिव नहीं होता है, प्योर स्टेट में नहीं होता है एक्सप्लोसिव। लेकिन जब आप इसको मिक्स करते हैं फ्यूल ऑयल के साथ या सल्फर एंड ऑल के साथ तो ये बनाता है एक अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जो आपका एक्सप्लोसिव की तरह फिर यूज होता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो प्योर अमोनियम नाइट्रेट आपका इट बिकम्स एक्सप्लोसिव व्हेन मिक्स्ड विद फ्यूल ऑयल, ठीक है। इट डेटोनेट्स, बिल्कुल गलत, इसको एक डेटोनेटर की ज़रूरत होती है, ट्रिगर या डेटोनेटर की, जो आपका TNT या RDX की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी ज़रूरत आपको, इसको मतलब आपका एक्सप्लोड होने के लिए डेटोनेटर की ज़रूरत होती है, ट्रिगर रिएक्शन की ज़रूरत होती है। सो ये ऑप्शन गलत हो गया, इट डज नॉट डेटोनेट ऑन इट्स ओन, इट इज़ एन एक्सप्लोसिव बाई इटसेल्फ, बिल्कुल गलत। प्योर अमोनियम नाइट्रेट खुद में एक्सप्लोसिव नहीं होता, जब इसको मिक्स करके ये बनाया जाता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, तब जाके ये आपका एक्सप्लोड हो सकता है। इट इज़ बैंड, बिल्कुल गलत, बैंड नहीं है, इट इज़ रेगुलेटेड अंडर, आपको पता होगा एक्सप्लोसिव एक्ट सही तो आपका, और दूसरा आपका लाइसेंसिंग की अगर मैं बात करूँ तो PESO, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कुछ लेक्चर्स पहले, जो आपका पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके लाइसेंसिंग एंड ऑल ओवरसी करती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जो अभी अभी बताया, पेसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ में, इसी सीरीज़ में, है ना, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें थी, अगर आपको कुछ पता नहीं हो तो उस पर नोट्स बनाइए, उसको याद कीजिए, एंड ऑल अलोंग ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, comment on it, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to continue this series on a daily basis. So thank you again. I will see you all in the next video.